आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेनर जर्क में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां ये खत्म हुआ था। स्लैंडरस के बारे में इन्फॉर्मेशन जो उस टेम्पल में थे उनसे सूची ने याद दिलाया और कहा कि वो उसे टच ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने उसे फिंगर से भी टच किया तो वो उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगी। उसी समय सुई ने घर पर रेस्ट किया और वेल डिजर्व्ड रेस्ट का मजा लिया। सुई अपने रूम में बैठकर उस टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था, जिसे वो पहले ही कई बार रीवर्क कर चुका था, लेकिन उसमें अभी भी बहुत सारी फ्लॉज थीं। यहाँ तक कि कई बार टेलीपोर्टेशन के दौरान इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी डिसअपियर हो जाते थे। उसे बस इतनी ही सक्सेस मिली थी कि वो अभी भी टेलीपोर्टेशन साइकिल को कंप्लीट कर सका और जिस आइटम की उसे ज़रूरत थी उसे ट्रांसफ़र कर सका। सुई सच में हॉल ऑफ सीक्रेट्स में जाकर इस बारे में अपने लॉयल सब्जेक्ट्स के साथ डिस्कस करना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ग्रेट बीइंग की उसकी इमेज में फिट नहीं होता था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा, जिसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि अब हॉल ऑफ सीक्रेट्स में ज्वाइन होने का और एक और मीटिंग शुरू करने का समय था। उनकी मीटिंग ऑफिशियली शुरू हो गई थी। सूची बहुत प्लीज था कि कोई भी लेट नहीं था और सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए थे, तो अब शुरू करने का समय था। स्पाइडर ने तुरंत मास्क से पूछा कि वो कैसी थी और क्या उसे उसकी बॉडी मिल गई थी, जिस पर उसने पॉजिटिव आंसर दिया और ये सब मिस्टर माउस लवर की वजह से हुआ था। स्पाइडर माउस की ऐसी पावर देखकर सरप्राइज्ड हो गया, क्योंकि ब्लैक गेट यानी शहजादा से एक बॉडी स्टील करने के लिए इनक्रेडिबल पावर होनी चाहिए। लेकिन मास्क नहीं जानती थी कि ये शहरजाद कौन थी, इसलिए स्पाइडर ने उसे बताया कि वो एक मिस्टिक है और वो किंगडम ऑफ द डेड के 3 किंग्स में से एक है और वो पूरी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिस्टिक्स में से एक है। ये सब बहुत वेल था और मास्क वाली वुमेन बॉडी से मिली इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती थी। जैसा कि पता चला, एंजल्स टीयर्स एक गर्ल की वजह से हुआ था जिसका नाम चियाकी था। इस गर्ल की बॉडी ने वुमेन को बताया कि वो SYO के लिए थिएटर से रिवेंज लेना चाहती थी, इसलिए उसने वेबसाइट पर एंजल ऑफ टीयर्स का कर्स खरीदा और उसे कैसे यूज़ करना है वो भी सीखा। अब हर कोई जानता है कि आगे क्या हुआ। उसने एंजल ऑफ टीयर्स को समन किया, जिसने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। स्पाइडर ने मास्क से सेरेमनी साइट की फोटो या उसकी एक कॉपी मांगी ताकि वो इस रिचुअल की और इन्फॉर्मेशन देख सके और ढूंढ सके। मास्क ने उसे फ्यूनरल होम की मदद से इस फोटो को ट्रांसफ़र करने का ऑफर दिया, लेकिन स्पाइडर उसे इस तरह लोड नहीं करना चाहता था और उसने उससे कहा कि वो मेमोरी से बस वो सब ड्रॉ करे जो उसे याद हो, इतना ही काफ़ी होगा। इसलिए उसने मिस्टर ट्रूथ से एक पीस ऑफ पेपर और एक पेन मांगा, जिसने उसी समय देखा कि कैसे 9 हेडेड वुमन खुद को एक्टिवली मैनिफेस्ट करने लगी थी, जो हॉल ऑफ सीक्रेट्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा था। सूची ने फिर से फेट स्टोन कास्ट करने का डिसाइड किया, जो वाइट साइड पर गिरा और उन्हें इस फॉर्मेशन को ड्रॉ करने की परमिशन दे दी। उसने सीक्रेट हॉल के हर एक मेंबर को एक पीस ऑफ पेपर और एक पेन दिया ताकि वो ड्रॉ कर सकें कि उनकी इमेजिनेशन उन्हें क्या दिखाती है। स्पाइडर और उसके पास टेबल को और बिगर बनाने के बारे में सोचने का समय था, और वो इस सोच से परेशान था कि हॉल ऑफ सीक्रेट्स कब तक चलेगा और यहाँ कितने लोग गैदर होंगे। चाहे कुछ भी हो, उसने समझा कि इन मीटिंग्स की सारी मेमोरीज और ट्रेसेस इस हॉल के एग्जिस्टेंस के एंड के बाद भी लंबे समय तक रहेगी और उसके बाद ये सब सुई से जुड़े एक सीक्रेट में बदल जाएगा। उसने समझा कि पीपल और टाइम का अक्यूमुलेशन और चेंज ग्रेट सीक्रेट्स बिल्ड करने के मेथड्स हैं, और क्योंकि लास्ट मिशन का सिनेरियो फिनिश हो गया था, इसलिए उन्हें एक नया टास्क देना ज़रूरी था। सुई ने उन्हें फायर और लूडो के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, स्लैंडरर्स और कर्स साइट जिसके बारे में मास्क ने रिपोर्ट किया था। अब उनका टास्क इन सब चीज़ों के पीछे के पर्सन को ढूंढना और पता लगाना था कि एंजल ऑफ टीयर्स को और कौन समन कर सकता है। स्पाइडर को इस केस में बहुत इंटरेस्ट आया और उसने इसे लेने का डिसाइड किया। अगर वो उन सभी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है जिनके बारे में उन्होंने पहले बात की थी, तो वो पता लगा सकता है कि एंजल ऑफ टीयर्स के पीछे कौन है, और इसके लिए उसे उसके कंप्यूटर के लिए फिलिंग में चेंज के फॉर्म में एक रिवॉर्ड मिलेगी। अगर ऐसा है तो मास्क भी इस केस में इन्वॉल्व थी और उसने इस केस में उसकी हेल्प करने का डिसाइड है और अपने पेरेंट्स की डेथ के पीछे के थीफ को ढूंढ सकती है। और हाँ, माउस कैचर भी इस बिजनेस में था, क्योंकि उसका भी एक सीरियस गोल था, चीज़ जिससे उसे अपने सभी फेलो माइस को खिलाना था। तो सुई ने असाइनमेंट दे दी और इस वीक की मीटिंग का समय खत्म हो गया था और फिनिश करने का समय हो गया था, इसलिए उसने उनसे गुड बाय कहा और उन्हें लक विश की। हर मीटिंग के बाद सुई को बहुत प्यास लगती थी और वो समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों होता था, लेकिन वो आज हुई मीटिंग से फिर भी सेटिस्फाइड था। सुई ने यह भी समझा कि अगर उसके सब्जेक्ट्स के लिए मीडिया में ये सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती तो वो इन्फॉर्मेशन और भी बेहतर तरीके से ले पाते और अपना काम और भी तेज़ी से करते, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी एक हाई लेवल पर थी। एक तरफ उसने समझा कि उनके लिए एक न्यू मिशन का ऑफर कुछ हद तक सूची के खुद के पर्पसेस के लिए था, लेकिन दूसरी तरफ बिलीवर्स को उसके एग्जिस्टेंस के मीनिंग पर फिर से सोचना पड़ा। इसके अलावा सुई ने समझा कि वेल नोन स्पिरिट रिचुअल्स अब कितने वेल नोन थे, इसलिए वो उसके फॉलोअर्स के लिए एक अच्छा टारगेट हो सकते थे, और इसके अलावा वो उसे कर्स करने और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें आंसर्ड होने दें। हर बार जब सुई स्कूल जाता था तो उसे लगता था कि सी यूशु और नॉनसेंस के साथ नहीं आएगा, लेकिन वो हर बार सरप्राइज कर देता था। इस बार उसने सुई को अपनी टीम ऑफ डिज़ाइनर्स दिखाई। सी यूशु ने टीम में बहुत से अलग अलग लोगों को इकट्ठा किया जो डिज़ाइन से भी बिलोंग नहीं करते थे।
टीम में मीको शाही थी जो एक ईविल स्पिरिट थी और गू जो बस एक ऑर्डिनरी पर्सन थी। शुशु ने एक बार फिर से अनएक्सपेक्टेडली अपने बिजनेस के बारे में रन करने का डिसाइड किया और सूची को फेस्टिवल के बारे में उनसे बात करने के लिए छोड़ दिया। शायद उसके पास कुछ आइडियाज़ हों। सूची बेशक ऐसा नहीं करना चाहता था और फिर भी उसने उनसे फेस्टिवल के लिए उनके आइडियाज़ के बारे में पूछा। ऐसा लगता है कि आइडिया सिर्फ मीको का था, जिसने पैराफर्नेलिया, अलग अलग टैलिस्मन्स, फ़ोन केसेस और ये सब बेचने का ऑफर दिया जिससे स्पिरिट्स दूर हो जाएंगे। और हाँ, उसके पास ये सब है और इसे खरीदने के लिए बस बारकोड स्किन करना होगा। सूची को कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि मीको यहाँ सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए आई थी। शाही ने कहा कि वो हॉरर स्टोरीज नहीं समझती और उसे गोस्ट से डर नहीं लगता, लेकिन वो पेंटिंग और म्यूजिक में हेल्प करेगी अगर वो किसी भी तरह से यूजफुल होगा। सूई को कोई सरप्राइज नहीं हुआ कि उसे स्पिरिट से डर नहीं लगता, क्योंकि वो खुद सभी गोस्ट से ज़्यादा डरावनी है। गू ने सजेस्ट किया कि सूची और वो स्कैरी गोस्ट स्टोरीज एक साथ ढूंढें और पूरे इवेंट के लिए एक प्लान क्रिएट करें। शाही कॉस्ट्यूम्स और लोकेशंस डिज़ाइन कर सकती है और मुंह उन पैराफर्नेलिया की लिस्ट बनाएगी जो वो बेचेंगे। ये कहते हुए वो बहुत वरीड थी क्योंकि वो सूई को बहुत पसंद करती थी और उसने बड़ी मुश्किल से उसे एक लोकल शॉप में अपने साथ चलने के लिए सजेस्ट करने की हिम्मत की, जहां उसने उनके स्कैरी डॉल्स के लिए खूबसूरत डेकोरेशंस देखे थे। क्लास के बाद सूई और गू त्यानु शॉपिंग स्ट्रीट पर गए, जहां उसे एक ग्रेट स्टोर पता था जिसमें स्कैरी स्टोरीज के लिए मटेरियल्स थे। वो एक साथ एक स्टोर में गए जिसका कोई साइन भी नहीं था और सूई थोड़ा टेंस हो गया, लेकिन गू ने उसे काम डाउन किया क्योंकि वो इस स्टोर में लगभग हर दिन जाती थी, इसलिए वरी करने का कोई कारण नहीं था। वो स्टोर में एंटर हुए और गू ने स्टोर के ओनर अंकल मू को ग्रीट किया और उसे इन्फॉर्म किया कि वो कुछ चीज़ें बोरो करने जा रही थी। सूई ने इस स्टोर के ओपिनियन को देखा। ये यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि यहाँ ऐसी चीज़ें थीं जिन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने मार्केट से बहुत पहले ही बाहर कर दिया था, लेकिन वो सभी बहुत अच्छी कंडीशन में थीं। लेकिन जैसे ही सूई रोज से होकर चलने लगा, उसने देखा कि इस शॉप में भी स्पिरिट्स रहते थे, तो ये शॉप इतनी अच्छी नहीं थी। गू ने सूई को बुलाया और उसे ये वीडियो टेप रेंट पर लेने का ऑफर दिया जिसमें द डार्क नाइट फ़ोन कॉल नाम की एक क्लासिक हॉरर मूवी सीन थी। सूई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी जो उसे ये टेप वॉच करने से रोक रही थी। क्लियरली उसके चारों तरफ ये ब्लैक स्मोक था। जब बू अंकल मू के साथ इस न्यूज़पेपर के रेंटल के बारे में निगोशिएट करने गई, तो सूई ने सोचा कि इसे अभी भी चेक करना चाहिए और किसी से कंसल्ट करना चाहिए। इसलिए उसने मिस्टर एंडरसन को लिखने का डिसाइड किया और पूछा कि क्या स्पिरिट्स ऐसे ओल्ड टेप्स में रह सकते हैं और क्या उन्हें अटेंशन देने लायक है। जिस पर मिस्टर एंडरसन सही आंसर नहीं जानता था, तो सूई वरीड हो गया कि उसकी मास्क इमरजेंसी में उसे सेव नहीं कर सकती है। इसके बजाय एंडरसन ने उसे अपने एक अक्वेंटेंस, एक मिस्टिक के पास जाने का रेकमेंड किया जो स्पिरिट्स और गोस्ट से डील करता है और इस बारे में फिगर आउट करने में उसकी हेल्प करेगा, तो उसने उसे तुरंत एड्रेस दिया। गू ने जब टेप रेंट पर ली तो उसने सूची को तुरंत अपने घर चलने और मूवी वॉच करने के लिए इनवाइट किया ताकि वो एक प्लान बनाना शुरू कर सकें। लेकिन सूई के पास पहले से ही इस टेप के लिए एक प्लान था, इसलिए उसने उसे एक ऑल्टरनेटिव ऑफर दिया कि एक ऐसे पर्सन के पास जाएं जो उनकी हेल्प करेगा। वो वहां गए। वो उसी स्टोर में थे जहां सूची पहली बार स्पाइडर गर्ल से मिला था, और हाँ, वो जो अनएक्सपेक्टेडली पीछे से आई थी, बस फ्लैमेबल और एक्सप्लोजिव एसेंशियल्स खरीदने जा रही थी। जब वो शॉप में एंटर हुए तो उन्हें उसी ओनर ने ग्रीट किया जो पिछली बार सूची से मिलने के बाद और भी बड़ा हो गया था। उसे तुरंत सूई याद आ गया और वो उसे देखकर खुश हुआ। गूगा को समझ नहीं आया कि वो वहां क्यों रुके थे और उसने उन्हें अपने पास बुलाया। सूई तुरंत उसके पीछे चला गया और गू से कहा कि वो इस शॉप में उनका वेट करे जबकि वो इस टेप को देखें। गू उस विशाल आदमी को देखकर बहुत डर गई थी, लेकिन वो वास्तव में काफ़ी अच्छा था और उसने उन्हें एक कप टी भी ऑफर की जिससे उसे घर जैसा लगा। हुगा ने सूई को उसके डोमेन में आने के लिए इनवाइट किया जहां उसने बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी देखी और वो बहुत सरप्राइज्ड हुआ। ये बहुत कूल लग रहा था। वो सच में एक एक्सपर्ट थी, लेकिन वास्तव में वो इससे पहले कभी मिले ही नहीं थे, इसलिए उसने पहले अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि उसका नाम गुआ था और सूई ने भी अपना नाम बताया। उसे याद आया कि वो पहले भी एक दूसरे को देख चुके थे और उसे याद था कि वो उस समय उस टेम्पल के एक्सपेंस पर बिजनेस कंडक्ट कर रहा था, इसलिए उसने पूछा कि वो उससे कैसे डील कर रहा था। सूई को उम्मीद नहीं थी कि उसने ये नोटिस किया और उसने तुरंत पूछा कि उसे कैसे पता चला कि वो ब्लैक गेट से बिलोंग करता था। उसने उसे समझाया कि उनकी पहली मीटिंग में ही उसने इसे तुरंत नोटिस कर लिया था क्योंकि वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उसने इसे देखा था, और उसके जाने के बाद उसने उसके और उसके फ्रेंड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढ ली। युगा ने कहा कि उसके मैट्रिक्स में हैकर्स रिलेटिवली फ्री पीपल हैं, तो हर कोई अपना गेम प्ले करता है और दूसरे का हाथ नहीं खींचता, तो उसे सेफ महसूस करने के लिए ब्लैक गेट्स जैसे अच्छे फ्रेंड्स ढूंढने पड़े। वो इस आइडिया से बहुत खुश था कि उसने उसे अपनी टीम में एक कारण से रिक्रूट किया था, क्योंकि उसका दिमाग काफ़ी फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो समझती है कि जितने ज़्यादा फ्रेंड्स उतने ज़्यादा पाथ्स ओपन होते हैं। ये बेशक अच्छा था, लेकिन सूई यहाँ एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर के लिए आया था। ये यही टेप थी जिसके साथ कुछ साफ तौर पर गलत था। उसे क्लीन करना अच्छा होगा।
मिस्टर एंडरसन ने उसे इससे एड्रेस करने का रेकमेंड किया था, इसीलिए वो यहाँ था। उसने कैसेट को देखा और तुरंत देखा कि इसमें एक अनयूजुअल क्रीचर रहता था, लेकिन उसे यकीन था कि वो उससे डील कर पाएगी, लेकिन सब कुछ अभी भी सुई की हेल्प पर डिपेंड करता था। फिर उसने टेप को अपने कंप्यूटर में डाला और सूची से दूर जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे चोट लग सकती थी। वो समझ नहीं पाया कि वो क्या करना चाहती थी और उसे कहाँ जाना चाहिए। ये रूम काफ़ी बड़ा था। गुई ने अपने रेलिक साइबरनेटिक हैंड्स का यूज़ किया, जिनसे उसे इस टेप में रहने वाले क्रीचर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में हेल्प मिलनी थी। मॉन्स्टर को रोकने के लिए एक स्पेशल सेरेमोनियल बैरियर और सुई को रेडी होने के लिए कहा। उसने टेप शुरू की और मूवी थिएटर ने गुगो को इस अमेजिंग मूवी का आनंद लेने के लिए इनवाइट किया, और यहाँ वही स्पिरिट है जो इस कैसेट का बेरर है। सुई इमर्शन इफेक्ट से अमेज्ड था। ये ऑर्डिनरी सिनेमास की तुलना में एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल था। लेकिन उसने क्यों रोका? क्या तुम स्टक हो? गुगो ने उसे समझाया कि ऐसे ईवल स्पिरिट्स उसकी फिल्म की जगह से लिमिटेड होते हैं, इसलिए वो उसे टेम्पररीली अपनी स्क्रीन तक कन्फाइन कर सकती है रिचुअल टेक्निक्स का यूज़ करके, जैसा कि उसने अभी हैकर मैट्रिक्स रिचुअल से किया था। लेकिन सुई को ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात में था कि उसे क्लेंस करने के लिए क्या करना चाहिए। उसने कहा कि वो इस बारे में वरी नहीं कर सकता है। मैं बात प्राइस डिस्कस करना है और वो सब कुछ खुद हैंडल करेगी, क्योंकि वो एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो सूची को सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि वो अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करती है। सब कुछ साफ था, वो भी मुंह जैसी ही है। उसने सोचा कि अगर वो मिलते तो वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनते, तो उसने आराम से उससे पूछा कि उसे कितने मनी चाहिए। सूची इस बारे में पहले से ही वरीड था, क्योंकि अगर उसने अब हाई प्राइस देने का डिसाइड किया तो उसकी पॉकेट्स उसके चेहरे से ज़्यादा क्लीन हो जाएंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्मार्टर थी। जेवा जानती है कि ब्लैक गेट ने हाल ही में ट्रैम थिएटर में एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की थी, और उसकी प्राइस उस इंसिडेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन है, और वो उस केस पर सारे क्लूज पाना चाहती है। वो प्लेजेंटली सरप्राइज था कि उसने इस इन्फॉर्मेशन के लिए कहा, जैसे कि वो जानती थी कि किससे पूछना है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि सुई उसे ये इन्फॉर्मेशन बता सकता था, तो वो डील के लिए अग्री हो गया। उसकी कहानी इस बात से शुरू हुई कि उसने कहा कि ट्रैम थिएटर में हुए इंसिडेंट के पीछे मैजिशियंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद को द सोसाइटी ऑफ स्पिरिचुअल एंसेस कहते हैं, जिसका हेड एक गर्ल है जिसके पास पावरफुल स्पेल्स और कर्सेस हैं। ये भी टोसी को पता था कि उसके कमांड के तहत एक मेज है जिसके पास टेलीपोर्टेशन की स्किल है, साथ ही एक मेज भी है जिसके पास अनुगा के स्पिरिट को समन करने की एबिलिटी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी टीम में विजडम सिस्टम से एक पर्सन और एंजल ऑफ टीयर्स भी हैं। सबसे ज़्यादा लाइकली ये काम इस एक हैकर जीवा का था। जीवा बहुत सरप्राइज थी जब उसने विजडम सिस्टम के हैकर के बारे में सुना और कि उसने एंजल ऑफ टीयर्स को समन किया था। क्या ये सच है? 90% श्योर इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि उसे बड़ी संख्या में हिंट्स मिले थे। ये इन्फॉर्मेशन उनके बीच एक डील करने के लिए काफ़ी थी, और गिगो इस टेप को क्लियर कर देगी, लेकिन पहले वो उसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट ढूंढने गई जो उसकी हेल्प करेगी। सुई थोड़ा नाखुश था। वो क्यों सोचती है कि वो उसका हेंचमैन है और उसे कुछ करना है। उसने उसके लिए अपने वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस ढूंढे और उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो समझ नहीं पाया कि वो किसके लिए थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगा जो उसे पसंद नहीं आया, तो उसने बस उसे उन्हें पहनने के लिए कहा और कुछ और नहीं पूछने के लिए कहा। जब उसने ये ग्लासेस पहन लिए तो उसने उसे समझाया कि ये ईविल स्पिरिट मूवी के प्लॉट में बॉर्न हुआ था, और उसे क्लेंस करने का सबसे अच्छा तरीका मूवी में जाकर उसके प्लॉट को बदलना और स्पिरिट को ईविल बनने से रोकना था। ये अच्छा था कि गूगा के पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी थी, तो इसे करना मोर देन रियलिस्टिक था। सुई के सामने एक लोडिंग स्क्रीन अपीयर हुई जिसे उसे अपनी ज़रूरत के टाइम पीरियड को सिलेक्ट करने के लिए खींचना था, और उसके बाद मूवी में एंटर होना और प्लॉट को बदलना था। ये काफ़ी कन्वीनियंट था। उसने उसे लास्ट एडवाइस दिया कि अगर वो डरता है तो हीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा मौका नहीं है। सुई ने लगभग सब कुछ समझ लिया, और उसके लिए ये काफ़ी आसान था, क्योंकि उसने इस मूवी को 1000 बार देखा था। तो उसका मेन आइडिया गर्ल को वेल में गिरने नहीं देना था, फिर वो उसे सेव करेगा और वो एक ईविल स्पिरिट नहीं बनेगी। फिर उसने फिल्म को उस मोमेंट तक रिवाइंड करने की कोशिश की, और उसे सरप्राइज हुआ कि वो वास्तव में फिल्म में उसी मोमेंट में था। जैसा कि उसे याद था, प्लॉट ये था कि गर्ल को उसकी ब्यूटी की जेलसी की वजह से बुली किया गया था, तो उसे एक वायरस इंजेक्ट किया गया और फिर एक वेल में फेंक दिया गया। इस तरह वो एक ईविल स्पिरिट बन गई जो सोसाइटी से रिवेंज लेने की हिम्मत करती है, तो सुई को इसे रोकना था। उसने उस मोमेंट तक फास्ट फॉरवर्डेड किया जिसकी उसे ज़रूरत थी, और तभी लड़कियों में से एक ने उस पर एक नाइफ से अटैक किया, और इससे सुई क्राइम करने से बच गया। पहली नज़र में उसके लिए सब कुछ काफ़ी सिंपल था, तो वो लड़की के बगल में बैठ गया और उसे काम डाउन करने लगा। लेकिन ऐसा लगता है कि सुई गलत था, और ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि वेल से वही लड़की वॉल से चढ़ने लगी। ने उसे वायरस इंजेक्ट करने से रोकने के बाद कुछ नहीं बदला, और वुमन फिर भी उसके पीछे आई और उसे वेल तक खींच ले गई। सुई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। वो सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन वो फिर भी आती है और उसे ले जाती है, और वो उससे कैसे फॉल इन लव कर सकती है। लेकिन फिर उसे स्कूल से स्पिरिट गर्ल वाली सिचुएशन याद आई, और उसे एहसास हुआ कि ये उसकी पहली बार नहीं थी, तो उसे फिर से ट्राई करना चाहिए।
सुई मूवी को रिवाइंड नहीं कर सका तो उसने गूगल से पूछने के लिए अपने ग्लासेस उतारने का डिसाइड किया कि क्या बात थी, और उसने देखा कि वो चली गई थी और स्पिरिट मॉनिटर से लगभग बाहर निकल गया था। वो मॉन्स्टर की तरफ भागा ताकि उसे सेव कर सके, लेकिन लास्ट मोमेंट में उसने उसे पीछे से बुलाया और कहा कि वो उसके साथ ठीक थी, उसे बताने के लिए कि ये पॉसिबल था कि सूची का उसके प्रति एटीट्यूड ने उसे इमोशनली अनस्टेबल कर दिया था। तो जीवा सेरेमोनियल बैरियर उसे ट्रैप नहीं कर सका और 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा। सुई ने उससे पूछा कि 5 मिनट्स में मूवी में कितना समय काफ़ी होगा, जिस पर जीवा ने आज या यहाँ तक कि डेज या शॉर्टर इंटरवल्स में रिप्लाई किया, द लेस टाइम सूट शी हैज़। GAA ने उसे ये इन्फॉर्मेशन बताने के बाद वो बस चली गई और उन्हें अकेला छोड़ने का डिसाइड किया। जब वो बाहर आई तो उसके पास तुरंत गोशु आया, जिसने पूछा कि सुई कहाँ था। जी ने रिप्लाई किया कि सब कुछ ठीक है और वो जल्द ही वापस आ जाएगा, तो वरी करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन वो खुद उसके बारे में बहुत वरीड थी, क्योंकि मॉन्स्टर उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर निकला जितना उसने एक्सपेक्ट किया था। तो सुई सर्वाइव करता है या डाइज, ये सब इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो उसके पास बचे 5 मिनट्स में क्या करता है। उसने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया और जियो के जाते ही शुरू हो गया। सुई ने फिल्म के वेरी बिगिनिंग तक रिवाइंड किया, जहां वो एक गर्ल से मिला और उससे बात करने लगा। जैसा कि पता चला, गर्ल का नाम जिंजी था। उन्होंने पार्क्स और स्ट्रीट्स में घूमते हुए समय बिताया और सुई को वो पसंद आने लगी, लेकिन उसने अभी भी इनफ नहीं किया, क्योंकि उसने मॉनिटर्स को एक के बाद एक क्रैक होते हुए सुना और इसलिए स्पिरिट गागा के रिचुअल को तोड़ रहा था। जबकि सुई मूवी में उसे अपने से फॉल इन लव कराने की कोशिश कर रहा था, मॉन्स्टर सुई के करीब आ रहा था और लगभग उस तक पहुंच गया था। सूची मूवी में एक ग्रेट टाइम बिता रहा था, जबकि रियल लाइफ में उसका हंट किया जा रहा था। वो गर्ल उसके साथ बहुत खुश थी और उसका गोल बहुत करीब था, लेकिन समय बहुत कम था। जेगो का आखिरी मॉनिटर भी टूट गया था और तुरंत कुछ सोचना और जितनी जल्दी हो सके करना जरूरी था, नहीं तो वो मर जाएगा। सुई ने और वेट नहीं करने का डिसाइड किया और उसने उसी समय लड़की से अपने प्यार का कन्फेस किया। ऐसा लगता है कि बहुत देर हो गई थी और मॉन्स्टर पहले ही सुई तक पहुंच चुका था और अब उसे खा जाएगा और यही उसका एंड होगा। मूवी में लड़की ने भी रेसिप्रोकेट किया और उसे इतना खुश करने के लिए थैंक किया, और वो विस्पर्स और ठंडक के एहसास के साथ डिसअपीयर होने लगी, जो सूची को तब महसूस हुआ जब मॉन्स्टर उसके बिल्कुल बगल में था। क्या वो अभी भी कर पाया? जीवा कमरे में भागी और सुई को एक चेयर पर बैठे हुए देखा और उसके चारों तरफ ब्लैक स्मोक थी जिसने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। क्या वो फेल हो गया और मर गया? लेकिन असलियत में सब कुछ ठीक था और उसने इसे तभी देखा जब वो उसके पास भागी। उसने इस तरह उसे डराने का डिसाइड किया। ऐसा लगता है कि जीवा को अपने मॉनिटर्स और इक्विपमेंट की ज्यादा कंसर्न थी जो स्पिरिट ने तोड़ दिए थे। सुई को यह देखकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने उसे हर चीज का कॉम्पनसेट करने का प्रॉमिस किया जब तक कि वो इस इक्विपमेंट से पागल नहीं हो जाती। उसने उससे उस लड़की के ईविल स्पिरिट द्वारा छोड़े गए नए डिविनिटी आइटम को देखने के लिए कहा। जीवा ने एक एग्जामिनेशन भी किया जिसके लिए वो मनी नहीं लेगी, लेकिन सू उसे यकीन नहीं था कि वो ऐसा कर सकती है। जैसा कि पता चला, जीआ ऑर्डिनरी रेलिक्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकती है, लेकिन अगर वो एडवांस्ड है तो उसके सक्सीड होने की लाइकली नहीं है। सुई फिर भी इसके लिए अग्री हो गया और उससे एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए कहा, जबकि वो उसे हर चीज़ का कॉम्पनसेट करने की कोशिश करेगा। वो बहुत भाग्यशाली थे कि जियो के पास अभी भी कुछ इक्विपमेंट बचे थे जिससे वो अभी भी इस रेलिक को एनालाइज करने की कोशिश करेगी। कई आज बीत चुके थे और जियो अभी भी अपना एनालिसिस फिनिश करने की कोशिश कर रही थी, जिसे वो कभी कंप्लीट नहीं कर पाई। इस रेलिक को किसी भी तरह से डिसाइफर नहीं किया जा सका। ये रेलिक उससे कहीं ज़्यादा डिफिकल्ट था जितना उसने सोचा था। इसे मॉडर्न प्रोग्राम से भी डिसाइफर नहीं किया जा सका जो पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। इसलिए उसने सिवाय से उन मनी से सपोर्ट करने के लिए कहा जो उसे नई ज़्यादा मॉडर्न यूटिलिटीज़ खरीदने पर खर्च करने थे। उसने पूछा कि इसकी कीमत कितनी है, जिस पर उसने आंसर सुना 5 मिलियन और तुरंत जाने के लिए रेडी हो गया जब तक कि उसने उसे नहीं रोका। उसने उसे इसे सीधे यूज़ करने का ऑफर दिया, इस तरह उसे इफेक्ट पता चल जाएगा। वो फिर भी इसे डिसाइफर नहीं कर पाएगा और यहाँ तक कि उसे भी वंडर हुआ कि वो क्या कर सकता था। सुआई ने इस रेलिक को लिया और याद किया कि उसने कैसे सीधे एक सिमिलर डिविनिटी का यूज़ किया था और उसके डायरेक्शन के यूज़ पर डाउट्स थे। जे ने तुरंत देखा कि सूची को ची यूज़ करने पर डाउट था और उसने एक भी मोमेंट बर्बाद नहीं करने का डिसाइड किया और इस आईसी से सुआई अच्छे मनी कमा सकता है। लेकिन वो समझा कि वो उसे इस रेलिक का पोजेशन लेने और इससे बेनिफिट लेने के लिए यूज़ करना चाहती थी, इसीलिए उसने फिर भी इसे यूज़ करने का डिसाइड किया। अभी भी इसे एनालाइज करने का कोई तरीका नहीं है, तो खोने के लिए कुछ नहीं है। गू ने एक से ज़्यादा कप टीपी और उसने सोचा कि सूची वहाँ बहुत देर से है, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। क्या वहाँ जाना या बस एवोकाडो और वसाबी में ब्रेक इन करना पॉसिबल है? लेकिन वो अब ये टी नहीं पी सकती थी क्योंकि ये एट कप था। उसे इस टी से सुई ने बचाया जिसने उसे अपने कमरे में आने के लिए बुलाया। उसने कहा कि वो ठीक था और गीहो उन्हें इक्विपमेंट देने के लिए अग्री हो गया था ताकि वो मूवी वॉच कर सके और कल के लिए एक प्रोग्राम बना सके। वो बहुत देर तक अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ अविश्वसनीय मैस था और सुई ने वहाँ सब कुछ तोड़ दिया था।
सुई और गिहोर ने कल के फेस्टिवल के लिए प्रोग्राम बनाने के बाद वो घर चला गया और मूवी मॉन्स्टर से मिली रेलिक को फिर से चेक करना चाहता था। उसने एक छोटी किचन नाइफ ली जिसे उसने पहले वायरल इन्फेक्शन से डिसइंफेक्ट किया, नहीं तो वो ईविल स्पिरिट से नहीं बल्कि एक बीमारी से मर जाएगा। इस तरह मरना शर्म की बात होगी। फिर उसने अपनी एक फिंगर काट ली जिससे ब्लड बाहर निकला। सुई ने समझा कि उसकी नई रेलिक एक हॉरर मूवी से है तो उसका एक्शन किसी भयानक मोमेंट से काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब कोई उसे डराता है तो उसने इंटरनेट पर एक स्कैरी वीडियो फाइंड करने का डिसाइड किया, लेकिन इंटरनेट पर सभी वीडियोज उसके रियल लाइफ की तुलना में बहुत अच्छे थे, तो उसे वहां कुछ भी भयानक नहीं मिला। वो थोड़ी देर बैठा रहा और सोचा और उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। उसकी मदर इस मैटर में उसकी हेल्प कर सकती है, तो सू वो किचन गया और वहां रहने वाले स्पिरिट्स को देखा। बेशक उसने उन्हें एक से ज्यादा बार देखा था, लेकिन फिर भी इफेक्ट था और वो थोड़ा डर गया और उसका हाथ जादुई रूप से ठीक हो गया। लेकिन ये सुई के लिए काफ़ी नहीं था, तो उसने फिर से ट्राई करने का डिसाइड किया, लेकिन इस बार वो वूंड को बहुत बड़ा बनाना चाहता था ताकि वो मेक श्योर कर सके कि उसकी नई डीटी वर्क कर रही थी। सुई ने अपना हाथ काट लिया और उसने ज़्यादा कर दिया। वूंड बहुत गहरा था, तो उसके घर के स्पिरिट्स के लिए ऐसे वूंड को ठीक करने में हेल्प करना लाइकली नहीं है। उसे कुछ ज़्यादा भयानक चाहिए, तो वो बालकनी गया। वहाँ काफ़ी हॉरर था। उसने आसमान में विशाल मॉन्स्टर्स को देखा जो उसे हर बार डराते थे। ये वूंड को ठीक करने के लिए काफ़ी होना चाहिए। जैसा कि पता चला, उसकी पत्नी का वूंड बहुत जल्दी ठीक हो गया और एक भी ट्रेस नहीं बचा। ये एक इनक्रेडिबल रेलिक है जो भविष्य में उसकी हेल्प करेगी। अब उसे नई डीटी के वर्क का यकीन था जो उसे मूवी से स्पिरिट के बाद मिला था और जिसके यूज की कीमत फेयर थी। उसकी नई स्किल को रिंग वायरस कहा जाता था, जिसमें उसकी सेल्स डैमेज के बाद जल्दी से रीजेनरेट हो सकती थीं और वूंड्स बहुत तेजी से ठीक हो जाते थे। लेकिन इस स्किल का सबसे बड़ा फायदा ये था कि ये खुद सेल्स के डिवीजन को अफेक्ट नहीं करता था। थियरी में सूची दूसरे लोगों या नॉन पी पीपल को भी ठीक कर सकता था, तो ये स्किल बहुत पावरफुल था और उसे यकीन था कि ये उसे बहुत सही समय पर मिला था। लेकिन उसने खुद को इससे परेशान नहीं करने का डिसाइड किया। ये लाइकली नहीं है कि वो सीरियस डिजीजेस से किसी तरह से रिलेटेड होगा, लेकिन फिर भी ये उन सबसे वैल्यूएबल स्किल्स में से एक है जो उसे हाल ही में मिला था, तो वो बहुत भाग्यशाली है कि उसने इसे गगुआ को नहीं बेचा। उसने आज बहुत ज़्यादा काम किया तो सोने का समय हो गया था और डीप में एक और डाइव करने का। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वो तुरंत सो गया और डाइव किया जहां उसने अपना मार्क देखा जहां वो अब है, और संख्या ने उसे ज़्यादा खुश नहीं किया क्योंकि ये एक क्रेजी 27,000 m थी जहां वो उसने सोचा था उससे भी जल्दी पहुंच गया था। उसकी उदासी खुशी में बदल गई जब उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर पहले से ही 120 थ्रेड्स थे। बेशक उसे समझ नहीं आया कि वो कहाँ से आए थे, उसे बस यही गैसेस थे कि ये स्पिरिचुअलिस्टिक ESS आंसर्स का एक सोसाइटी हो सकता है जहां वो अब लिसनिंग है। चाहे कुछ भी हो, ये उसके हाथों में था और इन एंकर लाइंस का उस पर बहुत बेहतर इफेक्ट है, तो उसने लाइटिंग सेरेमनी को फिनिश करने का डिसाइड किया। उसने सील का फॉर्मेशन फिनिश किया और उसके पास सिर्फ मेन कोर था जिसकी इंसिपिएंट सील को ज़रूरत थी, जिसे ऑर्डिनरी मिस्टिक्स इस रिचुअल को बनाते समय चुनते हैं। लेकिन सुई के पास स्पेशल स्किल्स थे, तो उसने इसके बिना एक रिचुअल क्रिएट करने का डिसाइड किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि सील को कैसे रिप्लेस करना है। सुई को ज़्यादा देर नहीं सोचना पड़ा। उसे याद आया कि उसके पास एक छोटा टेम्पल है जिसकी मदद से वो अपने बिलीवर्स के साथ कम्युनिकेट करता है और उन्हें उनकी खुद की स्किल्स देता है जिसे वो बाद में अपने पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे। सुई को गॉड लूडो और मिस्टर ट्रूथ के रूप में जाना जाता है, तो वो अपनी खुद की सील क्रिएट कर सकता है जिसे वो जेनेसिस सील की जगह यूज़ कर सकता है जिसकी उसे इतनी सख्त ज़रूरत थी। जैसे ही उसने अपनी सील क्रिएट की, सुई ने तुरंत उन्हें एक साथ कनेक्ट करने और अपने नए रिचुअल के सेटअप को कंप्लीट करने की कोशिश करना चाहा। उसने फिर भी मैनेशन रिचुअल शुरू किया और शुरू में यह साफ नहीं था कि क्या हो रहा था, लेकिन बाद में सुई को एहसास हुआ कि उसका रिचुअल फिर भी सक्सेसफुल था और उसके एंकर्स की संख्या 300 तक बढ़ गई। हालांकि उसके पास जितनी गहराई है उसके लिए यह अभी भी ओशन में एक ड्रॉप है, लेकिन शुरुआत बुरी नहीं है। जबकि सूची अपनी सक्सेस पर खुश हो रहा था, वो अचानक चुप हो गया क्योंकि उसने नीचे से एक आवाज़ आते हुए सुनी, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि वो विशेष रूप से क्या सुन रहा था। लेकिन वो फिर भी समझा कि वो आवाज़ उसे क्या बताने की कोशिश कर रही थी। फिर वो डर गया और मजाक में नहीं, ये पास्ट का एक वर्ड था, लेकिन उसकी आंखों के सामने उस भयानक एक्सीडेंट की पिक्चर्स अपीयर होने लगी जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ फंस गया था। उसने उन लोगों को भी सुना जो उनकी एड के लिए आए थे, एक कार में एक प्रेग्नेंट वुमन के बारे में बात करते हुए जिसे तुरंत हेल्प की ज़रूरत थी। फिर उन्होंने सुई के बारे में बात करना शुरू किया जिसने, जैसा कि इमरजेंसी रूम डॉक्टर्स ने कहा, मर गया था और उसके बचने का कोई चांस नहीं था। सुई तुरंत चिल्लाते हुए जाग गया कि वो जिंदा था और मरा नहीं था, लेकिन ये बस एक सपना था और सुबह हो चुकी थी। 2 लड़के हंगी स्ट्रीट पर चल रहे थे और उनमें से एक ने बोसोन को हेलो कहने जाने का ऑफर दिया जो मिस्टर लॉन्ग का फ्रेंड था, लेकिन दूसरा लड़का नहीं जानता था कि मिस्टर लॉन्ग कौन था। दूसरा बेशक बहुत सरप्राइज्ड हुआ और उसे बताया कि मिस्टर लॉन्ग फैंटेसी स्ट्रीट पर 40 लोगों के खिलाफ अपने अकेले की लड़ाई के लिए फेमस हो गया था, जिसने डोंगिन क्लब को एक छोटे गैंग से एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया था।
इसके अलावा उसे फैंटेसी स्ट्रीट का हेड बनने में सिर्फ 2 साल लगे थे, क्लब जिसके बाद उसने गेम छोड़ दी और जियान की लेजेंड बन गया। वो लड़का इस कहानी से अमेज्ड था, लेकिन अगर वो इतना बड़ा है तो वो वापस गैंग में क्यों आया? दूसरे ने सजेस्ट किया कि लाइकली हंगी स्ट्रीट पर जल्द ही बदलाव आएंगे। हंगी स्ट्रीट पर डोंग चुन क्लब के पास बहुत सारी कार्स और लोग पहले ही जमा हो चुके थे, जैसे कि सच में कुछ सीरियस हुआ हो। मिस्टर लन ने क्लब का विजिट करने का डिसाइड किया, जिसका विजिट क्लियरली एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, तो क्लब में पैनिक फैल गया। मिस्टर लुइन क्लियरली अच्छे मूड में नहीं था, तो उसने तुरंत बोसुन को बुलाने का ऑर्डर दिया। बोसुन को भी मिस्टर लिन को यहाँ देखकर उम्मीद नहीं थी। कुछ बहुत सीरियस हुआ होगा अगर उसने खुद आने का डिसाइड किया था। मिस्टर सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर के साथ आया था, जिसे उसने तुरंत टेबल पर रखा। ये किसी की फोटो थी जिसे वो गैंग से ढूंढवाना चाहता था और ये अर्जेंटली करना चाहता था। बोसन समझ गया कि मैटर बहुत सीरियस था और उसे अपने सभी अफेयर्स पोस्टपोन करने होंगे और अपने सभी लोगों को इस सर्च में लगाना होगा। मिस्टर लन ने अपनी कैट की एक फोटो पलट दी, वन साइन जिसे अर्जेंटली ढूंढा जाना था। सुई की सुबह बहुत प्लेजेंट नहीं थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और स्कूल चला गया। हर दिन वो वहां और ज्यादा नहीं जाना चाहता था, खासकर जब से वो घर जाते समय उन मॉन्स्टर्स से मिला जिन्हें वो मुंह लेयर पार करने तक पहले नहीं देख सकता था। घर जाते समय वो उस सपने के बारे में कुछ और नहीं सोच सका जो उसने आज देखा था, लेकिन क्या वो एक सपना था या उसकी रियलिटी? वो अनश्योर था, क्योंकि उसने पहले जो रिचुअल किया था उसे भी द एंकर रिचुअल कहा जाता था। वास्तव में ये एक गांठ थी जिसने मिस्टिक को 10 सोर्सेज और गेट्स ऑफ ट्रूथ से जोड़ा था, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसने इस रिचुअल के बारे में पढ़ी थी वो ये थी कि इसके परफॉर्मेंस के दौरान एक मिस्टिक में कुछ डिविएशंस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वो ऐसे इंसिडेंट्स के विजन्स देख सकता है जो वास्तव में कभी नहीं हुए, या एक विस्परिंग वॉइस सुन सकता है। लेकिन इस बात के फेवर में एक और फैक्ट कि उसने सच में देखा कि वो कैसे मर गया था। ये है कि उससे पहले उसने एक आवाज़ सुनी थी जिसने उसे बताया था कि वो अब पास्ट में जाएगा, और फिर उसने एक कार एक्सीडेंट देखा। इसका क्या मतलब हो सकता है? सूची ने इस पर ध्यान नहीं देने का डिसाइड किया। चाहे कुछ भी हो, इसने उसे कुछ देर तक परेशान किया, लेकिन उसने ऑफिशियली मिस्टिसिज्म के थ्रेशोल्ड में एंटर करने के लिए एक इल्यूमिनेशन रिचुअल कंडक्ट करने का डिसाइड किया। तो उसने अपनी प्रॉब्लम से निपटने का डिसाइड किया, क्योंकि ठीक इसी तरह वो पागल हो रहा था। उसे याद रखना चाहिए था कि उसने रिचुअल के दौरान फॉर्म ऑफ यूथ को पास किया था, और अब वो एंकर लाइंस को जैसा चाहे कंट्रोल कर सकता है। वो चाहे तो उन्हें डिस्कनेक्ट भी कर सकता है। इसके अलावा उसकी एबिलिटीज इवॉल्व हुई हैं और उन्होंने एक नया लेवल प्राप्त किया है, और ये उसे खुश कर सकता है। अब वो लाइट की एक लेयर क्रिएट कर सकता है जिसे वो रियल लाइफ में भी कंट्रोल कर सकता है। लाइट की लेयर जिसे उसने अभी बनाया था, उसे एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत थी, और स्यूई ने तुरंत स्कूल जाते समय देखे एक स्पिरिट्स पर इसे ट्राई करने का डिसाइड किया। इसलिए उसने इसे इस स्पिरिट पर रिलीज किया ताकि वो चेक कर सके कि उसके साथ क्या होगा और वो कैसे रिएक्ट करेगा। इस स्किल ने सूची को इविल स्पिरिट्स को सरफेस पर खींचने की परमिशन दी, जहां उन्हें ऑर्डिनरी पीपल देख सकते हैं, जैसे कि ये लड़की जो अब अपने सामने इस मॉन्स्टर की सिलुएट देख सकती है। सूई ने लड़की को नहीं डराने और इस स्पिरिट को उसकी गहराई में वापस भेजने का डिसाइड किया। अब लड़की सोचेगी कि उसने सोचा था कि उसने एक सिलुएट देखा जो अनएक्सपेक्टेडली डिसअपियर हो गया जैसे ही वो अपीयर हुआ था। उसकी नई पीरियड, द एवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ यूथ, इविल स्पिरिट्स के इमर्जेंस के लिए उसकी एंकर लाइंस बोरो कर सकती है, जिसे सूची अपनी ज़रूरतों के लिए यूज कर सकता है। सुई स्कूल में इतना बोर्ड था कि वो क्लास में बैठ गया और सुना कि स्कूल ईयर की शुरुआत से ही उसकी क्लास में रहने वाले 2 स्पिरिट्स क्या बात कर रहे थे। ये 2 स्पिरिट्स बहुत डरावने थे। ये भी साफ नहीं था कि वो किसके जैसे ज्यादा लगते थे, चाहे वो एक लंग हो या किसी का चेहरा। ये डिटर्मिन करना डिफिकल्ट था। और फिर सुई को डिटेक्टिव कोकी का केस याद आया, जहां क्रिमिनल अपने विक्टिम्स के सभी ऑर्गन्स काट देता था, और सुई को अब भी नहीं पता कि क्या वहां सब कुछ खत्म हो गया था या बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ था। लेसन के बाद सुई के पास गू आई, जो उसके लिए एक स्क्रिप्ट लाई थी जिसे उसने कल देखी मूवी पर बेस्ड होकर लिखा था। उसने इस कहानी को द व्हाइट इविल स्पिरिट ऑफ रिटर्न कहा। सुई ने इस स्क्रिप्ट को ध्यान से पढ़ा और उसकी क्रिएटिविटी के लिए गूशू की प्रेज की। डरावने सीन्स के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। गूशू बहुत अच्छा किया है। वो इन शब्दों पर लगभग रो पड़ी और उन्हें सुनकर बहुत खुश हुई। सुई ने मजाक किया कि उसने वहां एक फिंगर भी नहीं डाला, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि तब स्क्रिप्ट बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन गू ने उस टेप को देखते समय उसके एफर्ट्स को नोट किया। गू शूट उसके साथ थोड़ी देर और रही और उन्होंने कॉन्वर्जेशन फिनिश की और वो सैंड सीनरी पेंट करने के लिए भाग गई। सुई उसे गुड बाय कहना चाहता था, लेकिन वो नहीं कह सका क्योंकि उसके चेहरे के सामने अचानक एक बैग अपीयर हो गया जो बहुत अजीब लग रहा था। ये मुंह थी जो ऐसा लगता है कि उसने देखा था कि सू फिर से गो शू के पास आ रहा था, और उसने उसे अपना नया एमुलेट खरीदने का ऑफर दिया जो उसकी फीलिंग्स को यहाँ बचाएगा। कुशी कहीं से बाहर आया और मिको पर चिल्लाना शुरू कर दिया कि वो सुबह से इस चीज को बेच रही है, लेकिन वास्तव में वो किसी की हेल्प नहीं कर रही है।
इन शब्दों के बाद वो झगड़ने लगे जिसे एक नॉर्मल पर्सन के लिए सहना डिफिकल्ट था। तो सुई ने कॉन्सेंट्रेट करने और उनकी बात नहीं सुनने की कोशिश की। सिर्फ सुई ही अपने फ्रेंड्स के झगड़ने को नहीं देख रहा था, बल्कि उसका नया एनिमी भी, जो पहले से ही स्कूल से बाहर उसका वेट कर रहा था। सुई और उसके फ्रेंड्स ने लेसन्स के दौरान कुछ खाने का डिसाइड किया और एम को वंडर हुआ कि सुई हमेशा घर से खाना लेने के बजाय ऑर्डर पर फूड क्यों खरीदता है, जिस पर उसे आंसर मिला कि उसके पेरेंट्स कंटिन्यूसली बिजी हैं और उसके लिए खाना नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा ये ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अनएक्सपेक्टेडली सुई ने दूर के पीछे एक आदमी को उसे देखते हुए देखा और फ्रेंड से पूछा कि क्या वो उसे जानते थे। कुशी जोक्स के बिना नहीं रह सका और कहा कि वो सुई का नया लवर है, लेकिन मिको फिर भी समझ गई कि वो कौन था, मिकाडो 2 या सूची। सूची नहीं समझ पाया कि वो किसके बारे में बात कर रही थी, तो उसने पूछा कि वो कौन था। उसने उसे बताया कि वो उसकी ही एज का है और वो जानती है, बेचती है और उसके बाद टीचर उससे सब कुछ ले लेता है, तो वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कुशी को पिछली जोक से दूर हटने का समय नहीं मिला क्योंकि अगला आ गया और ऐसा लगता है कि उसे अब इसका अफसोस है। ठीक यही हुआ। मोइको ने एक और ट्रे सीधे उसके चेहरे पर चार्ज किया और उसी समय सूची को एडवाइस किया कि वो सूची मिकाडो से मैस ना करे क्योंकि लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट कंटेजियस है। जबकि मीको और शुशु फिर से लड़ रहे थे, सूची बस इमेजिन कर सकता था कि ये लड़का कितना स्टूपिड था अगर मोइको भी उसके बारे में ऐसा सोचती थी। इससे पहले कि सूची इस लड़के के बारे में एक और क्वेश्चन पूछ पाता, उसकी डेस्क के नीचे 2 स्नेक्स अपीयर हो गए जो क्लियरली उसके खिलाफ एन्चांटेड थे। उस समय क्लास में मौजूद सभी बच्चे डर गए और खासकर कुश, जिसने सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाया। सूची ने इन स्नेक्स को देखा और समझ नहीं पाया कि इतना डरने की क्या बात थी। वो 2 स्पिरिट्स जो टीचर्स डेस्क के पास बैठे थे, वो उनसे भी ज्यादा डरावने थे। तो सुई ने उनमें से एक को पकड़ा और उसे गर्दन से कसकर पकड़ लिया। थोड़ा और वो उसे गला घोंट देता, लेकिन वो भागने में मैनेज कर गए। वो पूरी क्लास में वापस उसी के पास रेंगते हुए गए जिसने उन्हें समन किया था। ऐसी यूशु सुई के बारे में इतना वरीड था कि उसने तुरंत उसे बाइट्स के लिए एग्जामिन करना शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि सुई ठीक है, कोई खरोच नहीं है। यहाँ सिर्फ डिस्कम्फर्ट शुशु था जो सुई की माँ की तरह बिहेव कर रहा था। सुई समझ गया कि एक्सट्रीम केस में उसके पास अब एक वायरस रिंग है जो उसे किसी भी केस में सेव करेगा और पॉइजन को उसके बॉडी में जाने से रोकेगा, लेकिन कुछ स्नेक्स के अटैक की वजह से सुई के लिए घर जाना बहुत शर्मनाक होगा। मिको इस इंसिडेंट से खुश नहीं थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे इस बात की वरी थी कि ये सच मिकाटो ने सूची को टारगेट किया था और अब उसका हंट कर रहा था। मिको ने सूची से पूछा कि क्या उनका उससे झगड़ा नहीं हुआ और उसने तुम पर अटैक क्यों किया, लेकिन सुई नहीं समझ पाया क्योंकि वो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। शायद वो उसे बस पसंद नहीं करता था क्योंकि वो अलग अलग वेवलेंथ्स पर थे, लेकिन मिक इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में जहां मास्टर्स ऑफ स्पिरिचुअल आर्ट्स के सभी रूल्स लिखे हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि वो ऑर्डिनरी पीपल पर अटैक नहीं कर सकते हैं, तो उसे इसके लिए वेल डिजर्व्ड पनिशमेंट सफ़र करना होगा। लेकिन सुई ने मोइको को रोका और उसे खुद से इसका पता लगाने का चांस देने के लिए कहा, खासकर जब वो ऐसे लोगों से बात करने में अच्छा है। सुई ने मुंह को रीअश्योर्ड किया और कहा कि वो मैनेज कर लेगा, लेकिन अपने दिमाग में सुई ने एक रिवेंज प्लान बनाया जिसे वो लड़का लंबे समय तक याद रखेगा। सुकामी बाहर खड़ा था और अपने स्नेक्स के साथ खेल रहा था जो उसे काफ़ी क्यूट क्रीचर्स लगते थे और उसने सोचा कि सुई बहुत काम था। ऐसा लगता है कि उसे उसके साथ थोड़ा मेस करना पड़ेगा। सुई अपने स्कूल टेम्पल के पास खड़ा था और देख रहा था कि कैसे स्क्विरल्स हर दिन उसके लिए ट्रिब्यूट लाते थे। सभी जानवर उसके प्रति बहुत आज्ञाकारी और ग्रेटफुल थे। यहाँ उदाहरण के लिए एक स्लॉथ कैट है जो क्लियरली अपने ओनर से भाग गई थी, जिसने उसे सामान्य रूप से रहने की परमिशन नहीं दी थी। शायद उसे खाना नहीं खिलाया था या कुछ और। कौन सा नॉर्मल पर्सन ऐसी खूबसूरत कैट को बाहर निकाल देगा? जब सूची बैठा था और एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच के डिफरेंस के बारे में सोच रहा था, तो इस लड़के के स्नेक ने उस पर फिर से अटैक किया। क्या ये सच में उसे इस बार मिलेगा? सुई को इतनी आसानी से नहीं मिल सकता। क्या ये लड़का सच में सोचता है कि वो कुछ स्नेक से सुई से हैंडल कर सकता है? जब उस पर एक विशाल वुल्फ ने अटैक किया था और मिस मैरी हर दिन उसके पास आती है जो अपनी स्वॉर्ड से किसी भी स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उसने इन स्नेक्स को देखा और नहीं समझा कि ये लड़का इतना स्टूपिड क्यों है। क्या वो नहीं जानता कि मिस्टिक को फिर से मारना काम नहीं करता है? लेकिन ऐसा लगता है कि ये लड़का उतना स्टूपिड नहीं है जितना पहली नज़र में लगता है। ये सभी छोटे अटैक्स ये पता लगाने के लिए थे कि क्या सुई के पास अभी भी कुछ स्किल्स हैं जो ऑर्डिनरी पीपल के पास नहीं है। उसकी एकमात्र प्रॉब्लम ये थी कि उसने नहीं सोचा था कि सूची उस पर अटैक वापस कर सकता है। तो चुकामी ने एक विशाल स्पिरिट देखा जिसने उसे इतना डरा दिया कि वो जगह पर जम गया और हिला नहीं, और उसकी चीख पूरे स्कूल में सुनी जा सकती थी। सुई खुश था। उसका आइडिया अपनी नई रेलिक यूज करके ईविल स्पिरिट को सरफेस पर लाना और सुकत को इतना डराना था कि वो सुआई को हमेशा के लिए भूल जाए। सुआई ने लड़के को टॉन्ट करना नहीं छोड़ा और उस पर ईविल स्पिरिट्स भेजता रहा जिसने उसे डर से गैस्प और ट्रेम्बल कर दिया।
तमोया ने इस स्पिरिट से डील करने की भी कोशिश की और अपने मैजिकल आर्टिफैक्ट्स निकाले जिनसे उसकी किसी तरह हेल्प होनी थी, लेकिन जैसे ही मॉन्स्टर थोड़ा करीब आया ये आर्टिफैक्ट्स फ्लोर पर गिर गए और उसने बस अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। जब अचानक ये ईविल स्पिरिट भी उसकी फील्ड ऑफ विजन से डिसअपीयर हो गया और सुकीत ने फिर से किसी को नहीं देखा। उसके लिए ये बहुत अजीब था और वो समझ नहीं पाया कि यहाँ क्या हो रहा था। एकमात्र चीज़ जो उसे याद थी जब उसने स्पिरिट को देखा था वो ये थी कि उसके टीचर ने एक बार एक ऐसे ही स्पिरिट से लड़ाई की थी, लेकिन वो और भी ज़्यादा डरावना और स्ट्रॉन्गर था, इसीलिए वो इतना डर गया था। सुई उसके बगल में बेंच पर बैठ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। वो नहीं समझा कि ये लड़का टॉप 10 यंग टैलेंट्स में कैसे हो सकता था और वो किसी भी ईविल स्पिरिट से डरता था जिसे सूची कॉन्जर्स करता था। वो कितना एमेच्योर है। उसने अपने नए फ्रेंड के साथ थोड़ा मजा किया, लेकिन सूची जल्दी ही बोर्ड हो गया तो उसने उसे अकेला छोड़ने और अगली लेसन में जाने का डिसाइड किया क्योंकि इस लड़के ने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया था। 10 ईयर्स पहले सच मिकाटो स्कूल में एक बड़ी आग लगी थी जिसका कारण एक विशाल ईविल स्पिरिट था जो बहुत अनएक्सपेक्टेडली स्कूल आया था और लोग तब इवैक्यूएट नहीं कर पाए थे। तब न सिर्फ स्कूल पर बल्कि पूरे शहर पर भी अटैक हुआ था। तो उस समय के सभी मास्टर्स ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर को रोकने के लिए इकट्ठा हुए थे जिसे वो सभी स्पिरिट्स का किंग मानते थे क्योंकि वो उन सबको एक ही ब्लो में डिस्ट्रॉय कर सकता था। इसलिए मास्टर्स एक साथ आए और उससे लड़ने का डिसाइड किया और उनकी प्लान मॉन्स्टर को उनके द्वारा बनाई गई इमेजिनरी लाइन ऑफ डिफेंस को पार करने से रोकना था। लेकिन ऐसा करना इतना आसान नहीं था क्योंकि स्पिरिट ने 2 पावरफुल ब्लोज दिए जिनसे पीछे हटना और सिर्फ काउंटर अटैक से स्ट्राइक करना जरूरी था। छोटा सूचू मिकाटो उन मास्टर्स के बगल में खड़ा था जो इस मॉन्स्टर से लड़ते हुए मर चुके थे और अपने पेरेंट्स को नहीं ढूंढ पा रहा था। वो बहुत कंफ्यूज था और नहीं जानता था कि आगे क्या करना है। ये अच्छा था कि उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड के था जो उसे बचाने आया था और उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसे इस हेल से बाहर ले जाएगा। उसे बस उसका पीछा करना था। वो सीधे उस मलबे और आग के बीच से भागे जिसे इस मॉन्स्टर ने बनाया था। उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट था और वो फ्री होने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी दौड़ को एक वॉल ने रोक दिया जो उनके बीच में गिर गई और उन्हें 2 तरफों में डिवाइड कर दिया। वो दोनों बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं लगी। की ने उसे जितना हो सके उतना रीअश्योर्ड किया और कहा कि वो जल्द ही सेफ हो जाएंगे और टूया को बस उस पर बिलीव करना और उसका पीछा करना था। अनफॉर्चुनेटली कोई के लिए सब कुछ इतना सिंपल नहीं होगा और टूया चिल्लाया कि उसके पीछे कोई है और ऐसा लगता है कि वो एक भयानक क्रीचर था जो कोकी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। कि आखिर तक खड़ा रहा और किसी भी मॉन्स्टर से नहीं डरा जो एक बार उसके रास्ते में खड़े थे और उसने उस पर ट्रस्ट करने के लिए कहा और वो उसे ज़रूर प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन टूया ने अपने सबसे अच्छे फ्रेंड से कोई शब्द नहीं सुना जिसने अपनी जान की कीमत पर उसकी जान बचाई और उससे बस एक ब्रेसलेट बचा जिसे उसने लास्ट मोमेंट में फेंक दिया। टूया अभी भी रात में जागता है क्योंकि उसे ये नाइटमेयर कंटिन्यूअसली आता है जब वो मॉन्स्टर से रिलेटेड कुछ देखता या सुनता है। उसने सोचा था कि जब उसने बहुत से नए स्पेल्स और स्किल्स सीख लिए हैं तो वो मॉन्स्टर्स और स्पिरिट्स से नहीं डरेगा, लेकिन हर बार टूया इस भयानक कहानी को याद करता है जब स्पिरिट्स का मास्टर उनसे मिला था और तमोया एक फ्रेंड के बिना रह गया था। यहाँ उसे अचानक एहसास हुआ कि ये स्पिरिट्स जो उसने आज दोपहर देखे थे वो वास्तव में सूची का पीछा कर रहे थे और सिर्फ स्पिरिट्स के मास्टर के पास ऐसी स्किल हो सकती है। उसने डिसाइड किया कि उसे तुरंत अपने फादर को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए। वो तुरंत उस घर की तरफ भागा जहाँ उसका फादर रहता था और उसके असिस्टेंट से उससे मिलने की परमिशन मांगी, लेकिन उसके फादर के असिस्टेंट ने कहा कि वो अब बिजी था और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स पर ही मिलता था। लेकिन टूया दावा करता रहा कि उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था जिस पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत थी। अगर वो उस पर बिलीव नहीं करते तो वो अपने मेमोरी स्टोन के साथ अपना कनेक्शन ब्रेक कर सकता है और वो उन सभी मेमोरीज को देखेंगे जो उसने देखी थी और यकीन कर लेंगे। उसके फादर के दूसरे एडवाइज़र ने उसे वार्न किया कि अगर उसने ऐसा किया तो उसे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं क्योंकि वो इसे बाद में रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन टू बहुत सीरियस था तो बिना सोचे समझे उसने बॉन्ड ब्रेक किया और उन्हें अपनी मेमोरीज दिखाईं। उसके फादर के दोनों एडवाइजर्स बहुत डर गए जब उन्होंने वास्तव में उन स्पिरिट्स को देखा जिनके बारे में टूया ने अभी बताया था। और क्या स्पिरिट्स उनकी दुनिया में वापस आ गए थे? कुछ तुरंत करना होगा। लेकिन टोमोयास फादर के असिस्टेंट ने उन दोनों को जल्दी से काम डाउन किया और उन्हें स्पिरिचुअल एबिलिटीज के सर्कल से रिलेटेड सभी को इकट्ठा करने और रेडी होने का ऑर्डर दिया क्योंकि जल्द ही एक नया स्पिरिट लॉर्ड उनके पास टोमोया फैमिली के घर से आएगा। उसके सब कुछ बताने के बाद उन्होंने तुरंत पिजन्स भेजना शुरू कर दिया जिन्हें इस इन्फॉर्मेशन को दुनिया के सबसे सीक्रेट कॉर्नर्स तक पहुंचाना था। इस बीच सुई स्कूल में बैठा था और इस खूबसूरत दिन का मजा ले रहा था जिसे उसने अनफॉर्चुनेटली स्कूल में बिताया था। जब सुई धूप का मजा ले रहा था तो लड़कियां उसके पास आईं ताकि वो स्कूल फेस्टिवल की तैयारी में अपनी प्रोग्रेस शो ऑफ कर सकें। उन्होंने दिखाया कि उन्होंने एक हॉन्टेड हाउस के लिए सीनरी ड्रॉ की थी। सुई को बेशक सब कुछ पसंद आया, लेकिन उसे बस इस बात की वरी थी कि इसे कौन खरीदेगा। इसके रेस्पॉन्स में वो एक मॉन्स्टर में बदल गई और एक सख्त आवाज में आंसर दिया कि उसने गूस स्क्रिप्ट के अनुसार ड्रॉ किया था जो उसे बहुत पसंद आया था। सुई ने अपना माइंड चेंज किया और नोटिस किया कि लड़की कितनी क्यूट थी।
बू ने कहा कि उसके नेबर के पास इस स्टाइल में बहुत सारे फर्नीचर और डेकोरेशंस थे जो वो उन्हें फ्री में दे सकता था, तो फाइनेंसिंग के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सुई ने फिर से गुशू की प्रेस की कि वो कितनी रिलायबल और अच्छी पर्सन है। वो टीम के लिए बहुत कुछ करती है और ये बहुत अच्छा है। गो कंफ्यूज थी और सुई से इसकी उम्मीद नहीं की थी, तो वो नहीं जानती थी कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है। सुई ने विंडो से वेदर देखना जारी रखा और नोट किया कि यह सबसे शांत दिन था जब से वो इस दुनिया में एंटर हुआ था। कोई सिचुएशंस नहीं है, वो कहीं नहीं भाग रहा है, लॉ फर्म में या ब्लैक गेट में कोई टास्क भी नहीं है, वो थोड़ा आराम कर सकता है। सुई के पास खुश होने का एक कारण भी था, क्योंकि उसके टेलीपोर्टेशन रिचुअल में सक्सेस मिली थी। बेशक वो अभी भी बॉटल ऑफ वाटर जैसी बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट्स को टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन ये पहले से ही एक अच्छी शुरुआत है। तो अगली चीज़ जो सुई करना चाहता था वो हॉल ऑफ सीक्रेट्स खोलना और उसे अपने बिलीवर्स को एक नया रिचुअल ट्राई करने देना था। उसने ये भी सोचा कि स्पिरिट्स के बिना सब कुछ परफेक्ट होगा जो हर जगह रहते हैं। स्कूल के बाद सुई ब्लैक गेट क्लब गया, जहां वो बहुत दिनों से नहीं गया था। जैसे ही वो अंदर गया, मिस्टर एंडरसन और ग्रीन पहले से ही वहां उसका वेट कर रहे थे, जिन्होंने तुरंत उसे प्ले करने का ऑफर दिया। सुई खेलने के खिलाफ नहीं था, तो वो तुरंत टेबल पर बैठ गया, जिसके बाद ग्रीन ने उससे पूछा कि चीज़ें कैसी चल रही थीं। सुई ने आंसर दिया और नोटिस किया कि वो बहुत दिनों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। एंडरसन उनकी कॉन्वर्जेशन में इंटरवीन्ड हुआ और कहा कि ग्रीन की जॉब चली गई थी और अब वो खाली बैठा था। ग्रीन ने बदले में न्यू कमर के लिए कुछ रिस्पेक्ट मांगी, लेकिन उनकी कॉन्वर्जेशन को अनएक्सपेक्टेडली एडवाइजर एलिस ने रोक दिया। उसने उन्हें इन्फॉर्म किया कि फॉर्च्यून टेलिंग हाउस में एक नया केस है, जहां उन्होंने नोटिस किया कि एल्स लक बदल गई और वैसी नहीं रही जैसी हमेशा रहती थी, तो उन्होंने एक नया रिचुअल बनाया। मिस्टर एंडरसन इस खबर से खुश नहीं था, क्योंकि उनके पास अभी भी अधूरे काम थे और फॉर्च्यून टेलिंग हाउस उन्हें नए असाइनमेंट्स दे रहा था, लेकिन ये अभी भी इंटरेस्टिंग था कि एलिस ये टास्क किसे असाइन करेगी। उससे ये सुनकर बहुत अनएक्सपेक्टेड लगा कि वो इस टास्क को एब्सोल्युटली हर किसी को सौंप देगी। वहां मौजूद सभी में से सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड मिस्टर ग्रीन था, जिसे समझ नहीं आया कि उन सबको ये टास्क परफॉर्म क्यों करना पड़ा। बात यह थी कि फॉर्च्यून टेलिंग के रिजल्ट्स काफी कंफ्यूजिंग थे, जो एक अच्छा संकेत नहीं था। यानी उन्होंने ये साबित किया कि द गॉड ऑफ रेडिएशन वापस आ रहा है, जिसने पिछली बार एलए में ब्लैक गेट की ब्रांच डिस्ट्रॉय कर दी थी, और ये पता था कि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था। जब सुई ने इस गॉडवीट के बारे में सुना तो वो थोड़ा डर गया और उसे इस बात की वरी थी कि ये स्पिरिट वापस आएगा और वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और वो उसके साथ क्या करेंगे। ऐसा स्ट्रॉन्ग डेमोनिक गॉड इतनी जल्दी लाडू जैसी जगह पर फिर से अपीयर हो सकता है, तो उसने इस अकाउंट पर मैटर को रिकंसिडर करने के लिए कहा। यूजुअली ग्रीन समझा कि ऐसे टास्क में फॉर्च्यून टेलिंग हमेशा एक्यूरेट नहीं होती थी, और खतरे की डिग्री को मिस्टिक को इस टास्क को सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए दिए गए रिवॉर्ड से डिटरमिन करना सबसे आसान था। तो उसने तुरंत रिव्यू किया कि इस टास्क के लिए रिवॉर्ड क्या होगा। काउंसलर एलिस ने बताना शुरू किया कि इस बार इस टास्क के लिए 2 अवार्ड्स होंगे, तो इस स्टेज पर यह समझना पहले से ही पॉसिबल था कि ये टास्क काफी डिफिकल्ट है, और 2 अवार्ड्स क्योंकि टास्क्स के 2 लेवल्स होंगे। एसटी लेवल के टास्क में अनोमली की लोकेशन का रिसर्च करना था, जिसके लिए 5 मिलियन की अमाउंट में एक रिवॉर्ड दिया गया था, और सर्टिफिकेट के लिए लेयर ऑफ द अबिस के एक्सचेंज के 2 लेवल और तदनुसार 2 टास्क वहां पैदा हुई अनोमली को डिस्ट्रॉय करना था। इस लेवल के सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए रिवॉर्ड 20 मिलियन और मूल लेयर के एक्सचेंज के लिए एक सर्टिफिकेट था, जो फर्स्ट लेवल और सेकंड दोनों के लिए काफी अच्छा था। ये पहली बार था जब सुई ने एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए इतनी बड़ी सम्स के बारे में सुना था, तो वो इस पर बिलीव नहीं कर सका। ग्रीन उससे एग्री हुआ कि टास्क काफी अच्छा था, और उसे इस टास्क के साथ एक फोल्डर दिया ताकि वो उसे रिव्यू कर सके। साथ ही एडवाइजर एलिस ने भी कहा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने मिनिस्ट्री को एक लेटर भेजा और आने वाले दिनों में एक पॉसिबल थ्रेट की प्रेजेंस के बारे में नोटिफाई किया, तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इमरजेंसी डेंजर के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, जिसमें मॉन्स्टर का अटैक शामिल था। सूची ने मैटर को ध्यान से देखा और नोटिस किया कि स्पिरिट लॉर्ड के अटैक के बारे में पहली खबर टम मिकेटो फैमिली से आई थी। क्या ये खबर आज सुई के जरिए फैली थी? आगे काउंसलर एलिस ने सजेस्ट किया कि वो सीन से वीडियो देखें। सूची को शॉक लगा कि एक वीडियो भी था। जब सूची ने वीडियो देखना शुरू किया और उसने वही स्पिरिट देखा जिसे उसने आज लड़के को डराने के लिए समन किया था, तो उसे नहीं लगा कि ये एक स्पिरिट लॉर्ड हो सकता था। काउंसलर एलिस ने इस रिएक्शन को नोटिस किया और सूची से पूछा कि वो स्पिरिट लॉर्ड के बारे में जो कुछ भी जानता है वो सब बताए। सूची को बहुत वरी हुई कि वो ब्लैक गेट द्वारा एक्सपोज हो सकता है, लेकिन सुई एलिसा's एडवाइजर्स क्वेश्चन का ईमानदारी से आंसर नहीं दे सकता था, क्योंकि ये उसके सीक्रेट के बारे में था, तो उसे झूठ बोलना पड़ेगा। क्राउन ऑफ यूथ जो सूची के लिए उसके बॉडी का एक हिस्सा बन गया था, जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती, क्योंकि इस तरह से ये केवल उसके डिस्क्लोजर का डेंजर लाएगा। तो सुई ने ऐसा प्रिटेंड करने का डिसाइड किया कि वो कुछ नहीं समझता या ब्लैक गेट क्लब के सभी मेंबर्स को कंफ्यूज कर देता है। सुई एलिस's एडवाइजर को बस यही आंसर दे सका कि ये उसके स्कूल के पास हुआ था। ग्रीन ने नोटिस किया कि सस्पेक्ट्स की संख्या बहुत कम हो गई थी, और मिस्टर एंडरसन ने सुई से पूछा कि क्या उसने वीडियो में कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट्स या कोई क्लूज देखे जो उनकी इन्वेस्टिगेशन में उनकी हेल्प करेंगे। सुई ने बताना शुरू किया, मिस्ट्स बन गई हैं।
मिस्टर एंडरसन ने समझाया कि ये सिर्फ एक मानी गई रीज़न है जिसके लिए एक स्पिरिट मास्टर को समन किया जा सकता है। तब से बहुत समय बीत गया है और कई सिमिलर केसेस हुए हैं। उसने कहा कि डीप सी उनकी इंस्पिरेशन है और वो ज़्यादातर लो लाइट की लेयर में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लेयर ऑफ द अबिस में रहते हैं और वो पहले से ही मिस्टिक्स के लिए डेंजरस हैं। इसलिए ऐसे मिस्टिक्स के पास ओरिजिन का कोई सिस्टम नहीं होता, उनके पास कोई अकल्ट नॉलेज नहीं होता और वो सिर्फ मिली हुई पावर्स पर रिलाई करते हैं जो उन्हें स्पिरिट से मिली थी, जो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। एलिस को समझ आता है कि एंडरसन किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने उससे क्वेश्चन करने का डिसाइड किया कि उसका क्या मतलब था। एंडरसन ने छुपाया नहीं या अपने शब्दों को नहीं चुना, तो उसने सीधे कहा कि वो सोचता है कि उन्हें बस ग्रुप्ड पैनिक सिंड्रोम है और उन्हें इस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। सुई को यकीन नहीं था कि वो पूरी तरह से समझ गया था कि मिस्टर एंडरसन किस बारे में बात कर रहा था और उसने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब था। एंडरसन ने उसे बताया कि अगर एक मिस्टिक किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड और चिंतित है तो उसके रिलेटिव्स के सर्कल में मिस्टिक्स भी पैनिक करेंगे, और मिस्टिक्स की दुनिया में जब लोगों का एक समूह किसी चीज़ पर बिलीव करना शुरू कर देता है तो वो सच लग सकता है। सुई समझ गया कि अगर लोगों का एक बड़ा समूह इस पैनिक और लॉर्ड ऑफ स्पिरिट्स पर बिलीव करना शुरू कर देता है तो वो सच में दुनिया में अपीयर हो सकता है। तब जोक्स के लिए कोई समय नहीं होगा, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब ग्रुप पैनिक अपनी पावर के पीक पर हो। एंडरसन ने सूची की प्रेज की कि वो इन्फॉर्मेशन क्विकली ग्रास्प करता है, लेकिन सुई को फिर से एक और क्वेश्चन की वरी होने लगी। क्या ये बहुत देर नहीं हो गई कि उन्होंने इस क्वेश्चन से डील करना शुरू कर दिया? क्या वो इसे छोटा कर सकते थे? आल सोचता है कि अगर हाउस ऑफ डिविनेशन ने इतनी सीरियस वार्निंग दी है तो ये इनेविटेबल हो सकता है। अगर ये केस इतनी जल्दी ब्लैक गेट के हाथों में आ गया तो इसका मतलब सिर्फ ये हो सकता है कि सभी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस अब बहुत डरे हुए हैं। सुई को और भी ज्यादा वरी होने लगी कि उसके सभी सीक्रेट जरूर रिवील हो जाएंगे और तब ये उसके लिए एक असली डिजास्टर होगा, और ये सब एक वीडियो की वजह से होगा। ग्रीन का मानना था कि कोई बस सिचुएशन को बढ़ा रहा था और वास्तव में सिचुएशन इतनी क्रिटिकल नहीं थी, इसलिए एंडरसन का मानना था कि सबसे अच्छा ऑप्शन ये पता लगाना होगा कि पिछले 3 डेज में क्या हुआ था। शायद वो कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीख पाएंगे, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं था कि ये ट्रिगर था और उन डोमिनोज में से पहला था जो जल्द ही लूडो पर गिरेंगे। सुई इस सिचुएशन पर मुस्कुराया और नहीं सोचा कि वो सब इतने नाइव हो जाएंगे, लेकिन वो उन्हें ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये उस लड़के की गलती है जो हर चीज़ से बहुत डरता है। वो घर आया और बस खाना खाने के लिए बैठ गया और न्यूज़ देखी जिसमें उन्होंने लूडो में हुई न्यूमरस रॉबरीज के बारे में बताया, और सूची जानता था कि अगर न्यूज़ यूजुअली बैड न्यूज़ नहीं बताती है, लेकिन अगर ऐसा है तो सिचुएशन सच में बैड है। वो स्पिरिट्स जो उसके साथ रहते थे उसके बारे में बहुत वरीड होने लगे, और जैसे कि उन्होंने उससे रात में बाहर नहीं घूमने के लिए कहा क्योंकि वो उसके बारे में बहुत वरीड है, खासकर उसके बाद जो वो न्यूज़ में कहते हैं। सुई को ये एक असली पेरेंटल कंसर्न जैसा लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे इसे इग्नोर करना होगा क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के लिए एक डिनर में बदल जाएगा। फिर सूची ने न्यूज़ में एक केस के बारे में सुना जहां क्रिमिनल सभी ऑर्गन्स को काट देता है और विक्टिम्स को छोड़ देता है। वो समझा कि पुलिस के पास न्यूज़ में इसके बारे में बताने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी और विक्टिम्स की संख्या सिर्फ बढ़ रही थी। यहाँ स्यू को अनएक्सपेक्टेडली याद आया कि हाल के दिनों में उसने ह्यूमन ऑर्गन्स के फॉर्म में बहुत सारे स्पिरिट्स देखे थे। क्या ये किसी तरह से इस मैटर से रिलेटेड था? लेकिन जबकि उसने खुद को इससे परेशान नहीं करने का डिसाइड किया, लेकिन बेहतर ये सोचना कि उसने पिछले कुछ दिन नए कैपिटल और कमर्शियल एरियाज में घूमते हुए कैसे बिताए और वहाँ 2 नए टेम्पल्स इंस्टॉल किए। अब पिछले 3 को मिलाकर उसके पास 5 श्राइन्स हैं, लेकिन ये अभी भी पूरे शहर को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं है। सूची ने इसमें जल्दबाजी नहीं करने का डिसाइड किया, लेकिन स्पिरिट लॉर्ड को फिर से जिंदा करने के मैटर को प्रायोरिटाइज किया क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसे ब्लेम किया जाएगा। इसलिए उसने सिचुएशन को शुरू से ही करेक्ट करने का डिसाइड किया, यानी जाकर उस लड़के से बात करना जिसने ये सब शुरू किया था। अगले दिन स्कूल में सुई ने तुरंत टुमॉय से मिलने का डिसाइड किया जिससे उसे बात करने की ज़रूरत थी। वो बस क्लासरूम में बैठा था और किसी का वेट नहीं कर रहा था जब तक कि अचानक सुई ने उसे एक कॉन्वर्सेशन के लिए बुलाया। वो क्लास से बाहर आया और सुई को अपने सामने देखकर ज़्यादा खुश नहीं था और फिर भी रुका रहा। सुई ने ये कहते हुए कॉन्वर्सेशन शुरू की कि उसे याद आया कि कैसे सुई मैडो ने उसकी टेबल पर 2 स्नेक्स रखे थे। सुई जानना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। सूची मिकाटो ने अपनी इमोशंस को नहीं रोका और अपने शब्दों को नहीं चुना। उसने बस सीधे कहा कि वो सुई को सिखाना चाहता था ताकि वो उतना एरोगेंट ना हो जितना वो सोचता है कि वो है। सूची नहीं समझ पाया कि ये सब क्या था क्योंकि सबसे पहले वो लॉटो का मूल निवासी है और सच मिकाडो फैमिली इस शहर में स्ट्रेंजर्स हैं, और दूसरी बात सूची को ये भी नहीं पता कि ये सच काडो कौन है। तमोया ने बदले में चिल्लाया कि सूची एक लायर है और वो जानता है कि सुई ने अपने फ्रेंड से उसके घर में एक सैल्यूट अरेंज करने के लिए कहा था। ऐसा लगता है कि उसका मतलब उस केस से था जब ग्रीन स्लैंडरर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए उसके फैमिली के पास आया था।
सुई को बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये लड़का किस बारे में बात कर रहा था, तो उसने उससे क्वेश्चन किया, लेकिन रिस्पॉन्स में सिर्फ चिल्लाहट मिली। सुई को समझ आया कि मुंह सही थी और ये लड़का ज्यादा स्मार्ट नहीं है, तो उससे थोड़ा अलग तरह से बात करनी होगी। इसीलिए सुई ने उससे सीधे पूछा। वो समझ गया कि सच चिमाटो जानता था कि सूची ब्लैक गेट से था, तो उसने मास्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा।